हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5 का पार्ट 7। हमारे चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये सभी टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं और आज हम करेंगे चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सूक्ष्म निरीक्षण मगध और वज्जी। यानी कि इस टॉपिक में हम मगध और वज्जी की केस स्टडी जानेंगे और उनके बारे में और भी इम्पोर्टेंट जानकारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है सूक्ष्म निरीक्षण मगध। तो हम यहाँ पर जानेंगे मगध के बारे में जो एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। तो मगध महत्वपूर्ण महाजनपद था, इसके कई कारण थे और उसका एक कारण था कि मगध से गंगा और सोन नदियाँ होकर बहती थीं। जब किसी इलाके से नदियां होकर बहती हैं तो वहाँ की भूमि क्या हो जाती है, वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो जाती है और उपजाऊ ज़मीन अच्छी रहती है कृषि के लिए। तो मगध में बहुत उपजाऊ भूमि थी जो कृषि के लिए बहुत अच्छी थी और मगध में बहुत अच्छी खेती होती थी और नदियों की मदद से यातायात और जल वितरण बहुत अच्छे से होता था जो एक महाजनपद के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मगध में जंगल भी थे और जंगल में जंगली जानवर भी थे और जंगल में हमें और भी सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे कि लकड़ी, औषधियाँ, पत्ते, फल, फूल, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम जानते हैं जंगल के जानवरों के बारे में। जानवरों में थे हाथी। हाथी की संख्या मगध के जंगलों में बहुत अधिक थी। तो हाथियों को ट्रेनिंग देकर, यानी कि उनको प्रशिक्षित कर कर उनको सेना में शामिल कर लिया जाता था। इससे क्या हुआ, जो मगध की सेना थी वह बहुत शक्तिशाली हो गई। मगध की सेना, मगध एक ऐसा महाजनपद था जिसकी सेना बहुत शक्तिशाली थी। क्यों? क्योंकि मगध की सेना में जंगल के हाथी को प्रशिक्षित कर कर शामिल किया जाता था। इसके अलावा हमें जंगलों से मिलती थी लकड़ियाँ और लकड़ियाँ घर, गाड़ी, रथ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें जंगल बहुत उपयोगी हैं। तो यहाँ से जंगलों की उत्पाद से हमें ये सारी पूर्ति होती थी। इसके अलावा मगध में क्या है, लौह अयस्क की खदानें हैं और लौह अयस्क की खदानें होने से लोहे से औजार जो है बनते थे और औजारों के लिए लोहा बहुत ज़रूरी होता था। तो यहाँ से जो है मगध के शक्तिशाली होने का हमें एक और कारण पता चलता है कि मगध में था लोहे की खाने, लोहे की खदानें जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के औजार बनते थे। मगध में बहुत शक्तिशाली शासक भी थे जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक हैं। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा मौर्य साम्राज्य का। इसके ऊपर सीरियल भी आया था, अगर किसी ने देखा हो तो मौर्य साम्राज्य का संबंध भी मगध महाजनपद से ही है। तो ये भी एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था जिसकी स्थापना मगध में ही हुई थी। और अब हम जानते हैं मगध की राजधानी के बारे में, क्योंकि हमने ये पहले ही जान लिया है कि जो महाजनपद होते हैं उनकी एक राजधानी होती है जो किले बंद होती है, यानी कि उसके चारों तरफ बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती हैं। तो ऐसे ही मगध की दो राजधानी थी। सबसे पहले मगध की राजधानी थी राजगृह जो आज के राजगीर में है। उसके बाद मगध की राजधानी बनाया गया पाटलिपुत्र को जो आज पटना में है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों था, उसके कारण पता चलते हैं। तो मगध के महत्वपूर्ण होने के कारण क्या हैं, एक तो है नदियाँ। नदियों की वजह से वहाँ पर हुई उपजाऊ भूमि और खेती बहुत अच्छी हुई। इसके अलावा मगध के जंगल से हमें क्या मिले, हाथी मिले जिन्हें हमने सेना में शामिल किया और हमें लकड़ी मिली जिनसे हमने गाड़ी, रथ और घर बनाए। इसके अलावा मगध में थी लोहे की खदानें, लोहे अयस्क की खदानें, जिसकी वजह से औजार बनाने में सहायता हुई और मगध के शक्तिशाली शासक, इनकी वजह से मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। और मगध की राजधानी के बारे में तो हम जान ही चुके हैं जो थी राजगृह और पाटलिपुत्र। तो अब हम मैप पर मगध की लोकेशन देखते हैं। यहाँ है मगध, यहाँ से गंगा नदी बहती है और ये है मगध। तो अब हमें यहाँ से एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है कि 2300 साल पहले क्या हुआ था। सिकंदर जो मैसेडोनिया का राजा था, उसका एक सपना था। वो क्या चाहता था, पूरी दुनिया को जीतना चाहता था।
यानी कि वो विश्व विजय चाहता था और इसके लिए वो भारत को जीतने भी आया था, भारत से युद्ध लड़ने भी आया था। और वो उसकी सेना और सिकंदर ब्यास नदी के पास तक आ गए थे, लेकिन ब्यास नदी से आगे उसकी सेना ने जाने से कर दिया था इनकार। उसकी सेना ने कहा हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसकी सेना को मगध के शासकों की शक्ति के बारे में पता चल गया था कि मगध के जो शासक हैं उनके पास बहुत बड़ी विशाल सेना है, उनके पास सेना में रथ हाथी भी हैं और हम तो मारे जाएंगे, हम तो यहाँ पे जीत ही नहीं पाएंगे। तो जो सिकंदर की सेना थी वो यहीं से वापस चली गई थी, वो आगे आई ही नहीं थी। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि मगध कितना शक्तिशाली महाजनपद था, कितनी शक्तिशाली, कितनी विशाल यहाँ की सेना थी और कितने शक्तिशाली यहाँ के शासक थे। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है कि इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेना में क्या अंतर है। अच्छा, इन सेनाओं के पास क्या है? रथ हैं, हाथी हैं और औजार भी हैं, लेकिन ऋग्वेद में जो सेना थी उनके पास इतने औजार नहीं थे। इन सेनाओं के पास क्या है? औजार हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थायी सेना है, स्थायी सेना है, लेकिन जो ऋग्वेद में हमने जिन सेना के बारे में पढ़ा था वहां पर स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना ना क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां पर एक मीटिंग होती थी, जब भी उन्हें युद्ध करना होता था तो वो मीटिंग करते थे, वहीं पर सरदार चुनते थे और वहीं से लड़ने के लिए चले जाते थे। राजा फिक्स नहीं था तो राजा की सेना भी फिक्स नहीं थी। तो इन सेनाओं में और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं में ये अंतर है। एक तो ये टेम्परेरी, ऋग्वेद में जो सेना थी वो टेम्परेरी थी और ये परमानेंट है, और इनके पास औजार भी हैं, हाथी भी हैं जो बहुत प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हाथी हैं इनके पास। मगध महाजनपद की सेना बहुत शक्तिशाली थी। तो यहाँ पर हमने समझ लिया मगध के बारे में कि मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों था। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया कि 2300 साल पहले सिकंदर यहाँ पर आया था, सिकंदर की सेना आई थी, पर वो व्यास नदी से आगे आए ही नहीं क्योंकि वो मगध के शासकों से और उनकी सेना से डरकर वापस चले गए। अब हम बात करेंगे अगले महाजनपद के बारे में, यानी कि वज्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम मैप पर वज्जी की लोकेशन देखेंगे। ये है वज्जी और ये है वज्जी की राजधानी वैशाली। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वज्जी की राजधानी है वैशाली, जो आज के बिहार में है। वज्जी जो है थोड़ा सा अलग महाजनपद है, यहाँ का सिस्टम कुछ अलग था और महाजनपदों से। क्यों, कैसे, वो अब हम समझेंगे। तो वज्जी में जो शासन व्यवस्था थी वो गण या संघ पर आधारित थी। अब ये गण क्या होता है, ये संघ क्या होता है, ये समझ लेते हैं। गण में होते हैं बहुत से सदस्य, मतलब एक से ज्यादा सदस्य होंगे, और गण में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी राजा होंगे। यानी कि एक इलाके में एक से ज्यादा राजा का होना मतलब गण। तो ये सभी राजा होते थे, लेकिन अभी तक हमने जो महाजनपदों के बारे में पढ़ा था वहां पर तो हमने यही जाना था कि महाजनपदों में सिर्फ एक ही राजा होगा, एक महाजनपद का एक राजा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर एक महाजनपद में एक गण के एक से ज्यादा राजा होते थे और सभी राजा बातचीत कर कर हर फैसला लेते थे। अब दूसरी बात आती है संघ की। संघ का मतलब होता है सभा या संगठन। गण में तो सिर्फ राजा लोग होंगे, यानी कि राजाओं का एक ग्रुप होगा, लेकिन संघ में राजाओं के अलावा भी लोग हो सकते हैं जो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो गण या संघ में कई शासक होते थे और गण या संघ में जो लोग होते थे उनमें प्रत्येक व्यक्ति शासक कहलाता था और हर राजा को अनुष्ठान करने के बाद ही राजा के पद पर बिठाया जाता था। जैसे कि हमने पहले भी समझा है कि राजा जो होते थे बड़े बड़े महायज्ञ कराते थे, अनुष्ठान कराते थे। तो इसी तरह जो गण या संघ के राजा थे जो एक से ज्यादा थे, यानी कि 3, 4, 5, 6 तक हो सकते थे, तो वो सभी अनुष्ठान या फिर यज्ञ कराकर ही राजा का पद ग्रहण करते थे। और सभाओं में क्या होता था, जो ये संघ और गण होते थे इनमें सभाएं होती थी, मीटिंग्स होती थी। मीटिंग्स में जो भी फैसला लिया जाता था वो सिर्फ एक राजा ना लेकर सभी राजा आपस में चर्चा करते थे, वाद विवाद करते थे और फिर कोई निर्णय लेते थे।
और यहाँ पर स्त्री, दास और कमक्कार, ये कमक्कार कौन होते हैं, हमने पहले पढ़ा था टॉपिक में, जो भूमिहीन किसान होते हैं, यानी कि जिन किसानों के पास अपनी भूमि नहीं होती, जो किसी और की ज़मीन पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कमक्कार। तो स्त्री, दास और कमक्कार को सभाओं में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, केवल पुरुष ही हिस्सा लेते थे, और पुरुष भी जो दास ना हो, जो कमक्कार ना हो। और जो बुद्ध और महावीर थे, हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, वो इन्हीं गण और संघ से संबंधित थे, यानी कि उनका जन्म इन्हीं गण और संघ में हुआ था। जो वज्जी था वो इतना महत्वपूर्ण महाजनपद था, यहाँ की शासन व्यवस्था गण और संघ पर आधारित थी, जो औरों से बिल्कुल अलग थी। तो कई और शक्तिशाली राजा थे जो इस संघ को जीतना चाहते थे, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, मगध यहाँ पर जीतना चाहता था, और भी जो अड़ोस पड़ोस के महाजनपद थे वो वज्जी को जीतना चाहते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। और यह व्यवस्था कब तक चलती है, 1500 साल पहले तक गण और संघ की यह व्यवस्था चलती है। उसके बाद क्या होता है, गुप्त शासक होते हैं, गुप्त वंश होता है, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जो गुप्त वंश होता है वही इन गण और संघ पर विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि युद्ध करके गुप्त वंश वज्जी महाजनपद पर अपना अधिकार जमा लेता है और इनको हरा देता है। तो यहाँ से हमने यही समझा कि वज्जी इतना इम्पोर्टेंट महाजनपद क्यों है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था गण और संघ पर आधारित थी। यहाँ पर एक से ज्यादा राजा होते थे जो चर्चा, वाद विवाद करके, डिस्कशन करके किसी भी निर्णय को लेते थे। हमारी बुक में बॉक्स में ये दिया हुआ है जिसे हम समझेंगे, जिससे हमें वज्जी संघ के बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा। तो वज्जी संघ का यह वर्णन हमें दीर्घ निकाय से मिलता है। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, और ये करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दीर्घ निकाय, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित एक बुक है जिसका नाम है दीर्घ निकाय, और इसी से हमें वज्जी संघ का ये वर्णन मिलता है, वज्जी संघ के बारे में पता चलता है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, जो कहाँ के शासक थे, मगध के शासक थे। तो मगध के शासक अजातशत्रु वज्जी पर आक्रमण करना चाहते थे, और उन्होंने अपने मंत्री को, उनके मंत्री का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, बस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। उन्होंने पूछा, मतलब ये पूछने के लिए उन्होंने अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था कि हमें वज्जी पर आक्रमण करना है, तो हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये पूछने के लिए उन्होंने अपने मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, महिलाओं के साथ और बंधकों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे और संतों का सम्मान करेंगे। तो बुद्ध ने उन्हें कहा, जब अजातशत्रु के मंत्री बुद्ध के पास गए तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी में सभाएं होती हैं, क्या सभा में सभी उपस्थित होते हैं, क्या सभी निर्णय सभी की सहमति से लिए जाते हैं। तो उन्होंने, मंत्री ने कहा हाँ कि यहाँ पर तो ऐसा सभी कुछ होता है। तो बुद्ध ने उनसे मना कर दिया कि अभी हमें या फिर अभी किसी को भी वज्जी संघ पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वज्जी में जब तक ये सभी चीजें होती रहें, जब तक वज्जी की उन्नति होती रहेगी और कोई भी वज्जी से जीत नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि जो वज्जी की शासन व्यवस्था थी वो वहाँ की शक्ति के लिए, वहाँ की उन्नति के लिए, यानी कि डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी थी। वो कितने अलग तरीके से, हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते थे, सबकी सलाह लेकर, डिस्कशन करके। लेकिन बाकी महाजनपदों में ऐसा नहीं होता था, वहाँ सिर्फ राजा का निर्णय चलता था और राजा का निर्णय ही सभी को मानना पड़ता था। तो यहाँ पर भी हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है
कि वज्जी संघ और अन्य महाजनपदों में क्या अंतर है, वो कैसे भिन्न थे, कैसे अलग थे। एक तो वज्जी में एक से ज़्यादा शासक होते थे और सभी शासक, और बाकी महाजनपदों में सिर्फ एक ही शासक होता था। इसके अलावा वज्जी में सभी निर्णय सभी की सहमति से लिए जाते थे, डिस्कशन करके लिए जाते थे, मीटिंग्स में लिए जाते थे, लेकिन बाकी महाजनपदों में ऐसा नहीं होता था। सिर्फ राजा ही क्या करता था, सभी निर्णय सुनाता था। तो इस तरह से हमें यहाँ पर वज्जी संघ के बारे में पता चलता है कि वज्जी जो है कितना अलग था बाकी महाजनपदों से। वहाँ पर डिस्कशन होता था, एक से ज़्यादा राजा थे। और उससे पहले हमने मगध महाजनपद के बारे में जाना कि मगध महाजनपद क्यों इतना शक्तिशाली था, क्योंकि वहाँ पर शक्तिशाली राजा थे, उनकी सेना के पास हाथी थे, वहाँ की भूमि उपजाऊ थी और वहाँ पर लौह अयस्की यानी कि लोहे की खदानें थी जिससे औजार बनाए जाते थे। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मगध और वज्जी के बारे में जाना और यहीं पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।